तो चलो अब शुरू करते हैं हम भाई लिक्विड सॉल्यूशन। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब हम क्या करेंगे, पहले सॉलिड को लिक्विड में डालेंगे, फिर उसकी सॉल्युबिलिटी वगैरह के बारे में बात करेंगे, अलग अलग पैरामीटर्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम गैस को लिक्विड में डालेंगे, फिर अलग अलग पैरामीटर्स की बात करेंगे। जो जो हमारा मेजर एनालिसिस होने वाला है वो सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैस एंड लिक्विड का होने वाला है। मतलब सॉलिड तो सोल्यूट और लिक्विड क्या है, बोलो, सॉल्वेंट। गैस सोल्यूट, लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट। और एक और एनालिसिस करेंगे लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड ही सोल्यूट और लिक्विड ही सॉल्वेंट। तो क्योंकि अब हमारे ये वर्ड सॉल्यूशन, सोल्यूट, सॉल्वेंट बार बार आने वाले हैं, इसलिए हम एक बार फिर से इनको अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सोल्यूशन जो है एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। मतलब जो उसकी कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट। किसका? दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का, ठीक है। सोल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है? वो सब्सटेंस जो डिसॉल्व करता है अदर सब्सटेंस को, दूसरे सब्सटेंस को, वो होता है सॉल्वेंट। और वो सब्सटेंस जो कि खुद डिसॉल्व होता है सोल्यूट, इंडिपेंडेंट ऑफ देयर क्वालिटी, क्वांटिटी, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट। जैसे पानी, और वो शुगर को डिसॉल्व करता है, तो पानी सॉल्वेंट, शुगर सॉल्यूट। इसका उल्टा नहीं होगा इस केस में। जब सिर्फ एक ही सॉल्वेंट है, मतलब कोई एक सब्सटेंस ही दूसरे को डिसोल्यूशन कर सकता है, तो जो डिसोल्यूट मतलब जो सॉल्वेशन कर रहा है, ठीक है ना, जिसमें कोई सब्सटेंस डिसॉल्व हो रहा है वो तो सॉल्वेंट, और जो खुद डिसॉल्व हो रहा है वो सॉल्यूट, ठीक है। तो शुगर एंड वाटर में शुगर तो हो गया सॉल्यूट, पानी हो गया सॉल्वेंट। पर कुछ और केसेस भी यहां पे अराइज करते हैं, जैसे अल्कोहल और वाटर। अल्कोहल में पानी डालोगे तो अल्कोहल पानी को क्या डिसोल्यूशन करा लेगा, पानी में अल्कोहल डालोगे तो पानी अल्कोहल को डिसोल्यूशन करा देगा। मतलब दोनों एक दूसरे में सॉल्वेबल हैं। तो इस केस में क्या करें, अब हम फंस गए। इस केस में जो ज्यादा मात्रा में हो वो हो जाएगा सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में हो वो क्या हो जाएगा, सोल्यूट, ठीक है। तो दोनों अगर सॉल्युबल हो एक दूसरे में तो सब्सटेंस प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट सॉल्वेंट, लार्जर अमाउंट बाय मोल, मोल की बात हो रही है यहां पे, ठीक है। लार्जर अमाउंट किसमें, मोल में। लार्जर अमाउंट तो वेट में भी हो सकता है, पर हम बात किसमें करेंगे, लार्जर अमाउंट बाय मोल में हम बात करेंगे। वो सॉल्वेंट है, और एक सॉल्वेंट जो है वो किसी भी स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे थे, गैस, लिक्विड, सॉलिड, ठीक है ना। और जो कम अमाउंट में वो क्या हो गया, वो हो गया सोल्यूट, ठीक है। कम अमाउंट वाला सोल्यूट, ज्यादा अमाउंट वाला सॉल्वेंट, अगर दोनों एक दूसरे में सॉल्युबल हैं तो ये हमारे जो है बेसिक्स हमने रिवाइज किए। अब अपन आगे चलते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है हम उसको दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक तो क्वालिटेटिवली कर लेते हैं, दूसरा हम क्या कर लेते हैं भाई, क्वांटिटेटिवली कर लेते हैं। क्वांटिटेटिव में अभी बहुत सारे टर्म्स हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में पढ़ के आ चुके हैं। क्वालिटेटिवली में हम ऐसा बोल देते हैं कि ये डाइल्यूट है या फिर ये कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। क्वांटिटेटिवली में कौन कौन सी टर्म्स हमने पढ़ी थी भाई? क्वांटिटेटिवली में हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में पढ़ा था। किसी को इन टर्म्स में डाउट हो तो वो वापस से जाके चैप्टर देख सकता है। परसेंटेज बाय वेट हमने देखा, परसेंटेज बाय वॉल्यूम हमने देखा, वेट बाय वॉल्यूम देखा, मतलब वेट बाय वॉल्यूम का परसेंटेज हमने देखा, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल्स ऑफ स्पीशीज अपॉन टोटल मोल्स, ये मोल फ्रैक्शन हो गया। और हमने मोलैलिटी देखा, क्या, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये इंपॉर्टेंट है तो इसको हम दोबारा लिख लेते हैं, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, किलोग्राम में। ये क्या हो गया, मोलैलिटी। मोलैरिटी में क्या होता है भाई, मोलैरिटी में होता है एन, मतलब क्या, ये है मोल्स ऑफ सोल्यूट, अपॉन यहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। वी ऑफ सॉल्यूशन है यहां पे, सिर्फ सॉल्वेंट नहीं, वी ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, सिंपल। और हमने पढ़ा नॉर्मेलिटी, वो हम रिडॉक्स में बहुत अच्छे से देख चुके हैं, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से हम इसको निकालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक्स हुआ। तो मोलैरिटी तक अगर आपको डाउट है तो आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जाके देखो। अगर आपको नॉर्मेलिटी देखना है तो आप रिडॉक्स रिएक्शंस में जाके नॉर्मेलिटी को ढूंढ सकते हो, ठीक है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी को। सॉल्युबिलिटी का डिटेल्ड एनालिसिस कहां पे है, आयनिक इक्विलिब्रियम में। पर यहां पे सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम रिवाइज कर रहे हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जिसको कि हम डिसॉल्व कर सकते हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कहलाता है सॉल्युबिलिटी। क्या बोल रहे हैं हम, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट
जो कि हम एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो वो कहलाता है, वो अमाउंट जो मैक्सिमम अमाउंट है वो कहलाता है, मतलब जो सॉल्युबल हुआ वो उसकी सॉल्युबिलिटी है किसी भी सब्सटेंस की। ठीक है ना, बात समझ में आई। और हमको क्या पता है, ये हमने देखा था कि भाई अगर हम नमक अब पानी में डाल रहे हैं तो ये एक पॉइंट तक तो घुलेगा जब तक ये सैचुरेट नहीं हो जाता, तो वो अमाउंट जो सैचुरेशन तक घुला वो अमाउंट कहलाती है सॉल्युबिलिटी। उसके बाद अगर आप टेम्परेचर नहीं बढ़ाओगे तो एक पॉइंट के बाद नमक घुलना बंद हो जाएगा, जैसा कि हमने जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे रसोई को हैक करके, तब हमने ये देखा था। ठीक है, बात समझ में, आगे चलते हैं। अब डालते हो अब सॉल्यूशन में, मतलब अब और सॉल्यूशन नहीं होगा, डिसोल्यूशन अब और नहीं होगा। ठीक है, तो जो सॉल्युबिलिटी है वो तीन चीजों से अफेक्ट होती है। पहले तो नेचर ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट, मतलब नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। भाई यहां पे लाइक डिसॉल्व लाइक काम करता है, पोलर में पोलर डिसॉल्व होते हैं और नॉन पोलर में नॉन पोलर डिसॉल्व होते हैं। ये गोल्डन रूल यहां पे काम करता है। दूसरा भाई टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ सकती है, घट सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और प्रेशर, तीनों चीजें यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस के रिस्पेक्ट में बात करूं तो प्रेशर का इंपॉर्टेंस बहुत होता है, सॉलिड लिक्विड के केस में बात करूं तो प्रेशर का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, वहां पे नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट और टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो उसी रास्ते अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, तो पोलर सॉल्यूट जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल है, अभी हमने देखा लाइक डिसॉल्व्स लाइक, एंड नॉन पोलर सॉल्यूट्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट ड्यू टू सिमिलर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है भाई, देखो अगर हम पानी की बात करें तो दो पानी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होती है। ठीक है, अब यहां पे क्या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है, डायपोल डायपोल। तो अगर हम किसी पोलर सब्सटेंस को अब पानी में डालते हैं तो वापस से वहां पे या तो आयन डायपोल इंटरेक्शन हो जाएगा अगर हमने NaCl जैसा कंपाउंड डाला, या फिर डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो जाएगा। तो जैसे मान लो मैंने NaCl डाला, ठीक है, तो Na+ को वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स घेर के बैठ जाएंगे, तो वहां पे आयन डायपोल इंटरेक्शन हो गया। तो दोनों इंटरेक्शन की जो बहुत सारे यहां पे आयन डायपोल इंटरेक्शन होते हैं, हमने जब सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे थे हम केमिकल बॉन्डिंग में वहां देखा था। तो इसीलिए जो पोलर सब्सटेंस होते हैं या आयनिक सब्सटेंस होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, क्योंकि नेचर ऑफ फोर्सेस जो है वो बहुत ही एक जैसे हैं। भाई जैसे अल्कोहल और वाटर की बात करें, अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो दो वाटर के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कौन तोड़ सकता है? किसी भी बॉन्ड को कब तोड़ा जा सकता है? जब जो दूसरा बॉन्ड बन रहा हो वो उसके जितना ही या उससे ज्यादा स्ट्रांग बन रहा हो। तो जो आयन है वो डायपोल डायपोल बॉन्ड को इसलिए तोड़ सकते हैं क्योंकि आयन में आयन डायपोल फोर्स लग जाते हैं। ठीक है, तो जो आयन डायपोल फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्ट्रॉन्गर होते हैं। किससे स्ट्रॉन्गर होते हैं? वो डायपोल डायपोल फोर्स से स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो वीक बॉन्ड को तोड़ा, रिलेटिवली वीक बॉन्ड, डायपोल डायपोल आयन डायपोल के सामने वीक है, इसलिए वहां पे आयंस का डिसोल्यूशन हो गया। सिमिलरली अगर हम अल्कोहल की बात करें पानी के अंदर, तो डायपोल डायपोल फोर्स था वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला, अभी भी डायपोल डायपोल फोर्स ही लगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, डिसोल्यूशन हो गया। पर अगर अब मैं बात करूं CH4 के केस की, अब मान लो CH4 आ गया। ठीक है, CH4 में कौन से फोर्स लगते हैं भाई? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्सेस लगते हैं। ठीक है, अगर हम देखें तो यहां पे लंडन फोर्सेस काम कर रहे होते हैं। अब लंडन फोर्सेस तो डायपोल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ही वीक है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के कंपैरिजन में बहुत वीक है। अब ये CH4 अगर पानी के पास आता भी है कि मेरे को डिसोल्यूशन करा लो, तो पानी सबसे पहला जो सवाल पूछेगा वो यही पूछेगा कि मैं अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबल हूं। एक पानी दूसरा पानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए हैं, स्टेबल है, वो CH4 के पास क्यों जाए? क्योंकि पानी को CH4 के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो मिलेगी नहीं, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स की बजाय वीक फोर्स थोड़ी ना वो झेलेगा, वो कोई वीक बॉन्डिंग थोड़ी ना करेगा, एनर्जी उसकी तो स्टेबिलिटी की बैंड बच जाएगी। इसीलिए लाइक डिसॉल्व लाइक का रूल आता है। अगर सिमिलर इंटरेक्शन फोर्स मिला तो स्टेबिलिटी या तो बढ़ेगी या उतनी रहेगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर डिसिमिलर वीकर फोर्स मिल गया, अट्रैक्शन का फोर्स, वीकर बॉन्ड बन रहा है, तो कोई भी डिसोल्यूशन नहीं करेगा। तो नॉन पोलर में क्या होता है भाई? ये तो पोलर की बात हुई। अब अगर अपन नॉन पोलर की बात करें, अब अपन नॉन पोलर की बात करें तो वहां पे तो हर जगह लंडन डिस्पर्जन फोर्स ही लग रहे होते हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो अब CH4 जो है वो CCl4 में डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि CCl4 में भी यहां पे अपन लंडन फोर्सेस को LF लिख देते हैं, यहां पे भी लंडन फोर्सेस, तो इंटरचेंज हो जाएंगे। CH4 को सामने CCl4 मिल जाएगा तो भी लंडन फोर्स लग रहा है, CH4 को सामने CH4 मिलेगा तो भी लंडन फोर्स लग रहा है, इसलिए इनका डिसोल्यूशन हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, क्योंकि स्टेबिलिटी पे कोई फर्क पड़ा नहीं ज्यादा, ठीक है ना, तो बस तो डिसोल्यूशन हो जाता है। इसलिए वो रूल आया कि पोलर सॉल्यूट जो है वो सॉल्युबल होंगे पोलर सॉल्वेंट में, जनरली नॉन पोलर सॉल्यूट सॉल्युबल होंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट में ड्यू टू सिमिलर इंटरमोलिकुलर फोर्स। बात समझ में आई? आगे चलें, चलो। तो जब हम सॉलिड सॉल्यूट्स को डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में, तो ये वाला इक्विलिब्रियम जो है एग्जिस्ट करता है। आयनिक इक्विलिब्रियम में पूरा टाइम इसको देख के आए, ठीक है, जब हम सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे थे। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो डिसोल्यूशन होगा, ठीक है, क्या बनेगा सॉल्यूशन, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जो सॉल्यूशन में जो आयंस इधर उधर घूम रहे हैं वो वापस से जुड़ भी जाते हैं। तो जितने आयंस घुल रहे हैं, जितने, या फिर अगर पोलर सब्सटेंस है जो भी है, तो जितने भी बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं उतने ही बॉन्ड दोबारा से बन भी रहे हैं। तो जितना डिसोल्यूशन हो रहा है उतना ही क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। जनरली सॉलिड वही होते हैं जिनमें आयनिक फोर्सेज होते हैं, ठीक है। बाकी जो डायमंड वगैरह के टाइप के सॉलिड है वो तो पानी में सॉल्युबल वैसे भी नहीं होते, ठीक है ना। तो डिसोल्यूशन भी हो रहा होगा, क्रिस्टलाइजेशन भी होगा, दोनों की जो रेट है वो बराबर हो रही होगी। इसलिए यहां पे डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। जितने बॉन्ड्स टूट रहे हैं उस सॉलिड के, उतने ही मॉलिक्यूल्स आके दोबारा उस सॉलिड से चिपक रहे हैं। तो जितने मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन के बीच में, ठीक है। दोनों की स्पीड बराबर है, रेट बराबर है, इसलिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है। अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं? सॉलिड इन लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं टेम्परेचर की इफेक्ट की बात करूं तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय टेम्परेचर चेंजेस। ऐसा क्यों हो रहा है ये जरा सोचो, दिमाग लगाते हैं अपन। एक टेम्परेचर में चेंज हम कर रहे हैं तो हम इक्विलिब्रियम को छेड़ रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो ली शैटलियर्स प्रिंसिपल वो हमारा एकदम ब्रह्मास्त्र है। जब भी हम इक्विलिब्रियम में कुछ भी छेड़खानी करते हैं तो एक बार के लिए ली शैटलियर्स प्रिंसिपल को ध्यान जरूर करें कि हां इसका ही कोई ना कोई रोल अभी यहां पे आने वाला है। भाई ली शैटलियर्स प्रिंसिपल है वो, ठीक है ना। तो ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, इसलिए हम ली शैटलियर्स प्रिंसिपल के थ्रू इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो भाई, अब सॉल्युबिलिटी जब हम किसी भी चीज की करा रहे हैं तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो या एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो। अब एंडोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कुछ और होगा, एक्सोथर्मिक के केस में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कुछ और होगा। हमने कहां पे सीखा था हमने ये ली शैटलियर प्रिंसिपल सीखा था केमिकल इक्विलिब्रियम में। फिर आयनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्युबिलिटी जब हम पढ़ रहे थे तब हमने इसका जो है एप्लीकेशन भी देखा था, उसको भी रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर डेल्टा H सॉल्यूशन ग्रेटर देन 0 हुआ तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी विद राइज इन टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि लेट से अगर A का डिसोल्यूशन, इसको हम इक्विलिब्रियम का साइन बनाएंगे, A का डिसोल्यूशन हो रहा है और ये मान लो कुछ भी बन रहा है, ये A हम बोल देते हैं और ये A आयन बन रहा है, ठीक है। यहां पे डेल्टा H जो है वो पॉजिटिव है। तो इस डायरेक्शन में जाने पर टेम्परेचर, ये मैंने T की जगह I क्यों बनाया, टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा। भाई एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो रिएक्शन जो है हीट को खा रहा है तो वो टेम्परेचर को डिक्रीज करेगा। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, अब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो जो रिएक्शन है वो क्या करेगा, वापस से इक्विलिब्रियम की तरफ जाने की कोशिश करेगा। मतलब वो टेम्परेचर रिड्यूस करने की कोशिश करेगा। और टेम्परेचर रिड्यूस कौन से डायरेक्शन में हो रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए और ज्यादा डिसोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इसी की जगह अगर जो प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक हो गया, मतलब डेल्टा H सॉल्यूशन लेस देन 0 अगर हो गया तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। ये भी आप बहुत आसानी से समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो भाई? ऐसे समझ सकते हो। देखो यहां पे क्या हो रहा होगा भाई, इसको अपन यहां पे लिखें तो A गिविंग A आयन, इस बार डेल्टा H क्या है? नेगेटिव है। डेल्टा H नेगेटिव है, इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। डिसोल्यूशन हुआ, हीट रिलीज हुई, टेम्परेचर बढ़ गया। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। अब आपने क्या किया कि ऊपर से दोबारा टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन पीछे भागेगी, क्योंकि रिएक्शन को तो क्या करना है, इक्विलिब्रियम की तरफ जाना है। पीछे इसलिए भागेगी क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कम होगा।
आपने जबरदस्ती बढ़ाया, इक्विलिब्रियम ने मना किया कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल इफेक्ट में आया और रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड भाग जाएगी। ठीक है, कहां भाग जाएगी? रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बैकवर्ड चली जाएगी। तो बस, तो दो केस बन रहे हैं, डेल्टा एच सोल्यूशन ग्रेटर देन 0 और डेल्टा एच सोल्यूशन लेस देन 0, और फिर उसका टेम्परेचर के साथ उसका जो भी इफेक्ट है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड पे। ठीक है, ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। क्यों? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड जो होता है वो इनकंप्रेसिबल होता है, वो आप उन पे प्रेशर लगाओगे भी सही तो वो कंप्रेस होंगे ही नहीं, तो उन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। इसलिए बहुत ही नेग्लिजिबल सा इफेक्ट होता है किसका? प्रेशर का, ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, बात समझ में आई? आगे चलते हैं। तो यहां पे किसका मेजर इफेक्ट हुआ? टेम्परेचर का, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का। सॉलिड इन लिक्विड के केस में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अब जब हम गैस इन लिक्विड देखेंगे वहां पे तो बहुत ही जबरदस्त फर्क पड़ता है प्रेशर का। क्यों? क्योंकि गैस कंप्रेसिबल है, आप उसको दबाओगे, उस पर प्रेशर लगाओगे तो वो दब जाएगी, वो प्रेस हो जाएगी और वहां पे फिर कुछ कुछ इफेक्ट्स होंगे। वही अब देख रहे हैं कि वो कुछ कुछ इफेक्ट्स क्या है। कुछ कुछ होता है तो क्या होता है भैया?